बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. क्रांति यह शब्द हमने इतिहास में कई बार सुना है, पढ़ा है. आजकल क्रांति नहीं होती ऐसा हम लोगों का मानना है, लेकिन ये सही नहीं है. क्रांति मतलब समाज के हित के लिए कुछ हटके कुछ अलग काम करना. ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी युवा हर गांव में, हर शहर में हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की नज़र उन्हें ढूंढ नहीं पाती. आज हमने कुछ ऐसे युवाओं को ढूंढ निकाला और उनके क्रांतिकारी कार्य की परिचय हमारे दर्शकों को, इसलिए उनके साथ आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं. एक नांदेड़ में एक क्लब है जिसमें करीब 100 से भी अधिक युवा, हर जाति हर धर्म के युवा उसमें शामिल हुए और कुछ बड़े ही समाज के हित में कुछ क्रांतिकारी कार्य इन्होंने किए हैं. पिछले 1.5 साल से जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, एक ऐसी बीमारी जो केवल संपर्क में आने से फैलती थी, एक दूसरे से आदमी दूर भागने लगता था, ऐसे मंजर में अगर पिता की मौत होती थी तो बेटा तक उसकी चिता को अग्नि देने के लिए नहीं पहुंचता था और म्यूनिसिपालिटी वालों को कहता था कि आप उसका अंतिम संस्कार करवा के लो. इस दौरान इन 100 युवाओं ने करीब 1000 से भी अधिक ऐसी चिताओं को अग्नि दी है, ऐसी चिताओं को दफनाया है, ऐसी शवों को दफनाया है. ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था. जब हमें इनके बारे में पता चला तो इस क्लब के टीम मेंबर शोएब भाई से हमने बात की और हमें लगा कि इनका जो कार्य है, हैप्पी क्लब का जो भी मोटो है, ये समाज के सामने आना चाहिए. इसलिए आज इस राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के स्पेशल एपिसोड में हमने शोएब भाई को आमंत्रित किया. आज हमारे समक्ष जो उपलब्ध है यहाँ पर, वो है हैप्पी क्लब के एक टीम मेंबर, एक बहुत ही दिलचस्प, आप कह सकते हो उनको, एक हरफन मौला किस्म के एक इंसान. शोएब भाई, सबसे पहले आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ. नमस्कार. सबसे पहले बताएं कि हैप्पी क्लब की जब स्थापना हुई, जब इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो क्या मोटो लेकर आपने इसको स्थापन किया था? आपके सामने क्या आइडियाज़ थे? दरअसल आपका यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को आपने एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए बोलो या फिर हमारा जो कार्य है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोगों ने हमें मौका दिया. सर, दरअसल ये होता है कि जब भी कोई इंसान काम करता है, जब अगर किसी के पेट में दर्द होता है तभी वो गोली खाता है. हम लोग इस दौर से गुजरे थे. जब मैं मुंबई में, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, मुंबई में हमारे चाचा की लड़की को कैंसर हुआ था जो 4 साल की थी. तो वहाँ पर जब वो एडमिट थी, वहाँ पे उसका जब केमोथेरेपी हुआ और वहाँ ब्लड की जब ज़रूरत पड़ने लगी,
तो मुझे पता था कि एक अनजान शहर, जहाँ पर ना मेरा कोई दोस्त ना कोई रिलेटिव्स, और जब वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी तो कोई सामने नहीं आ रहा था। वहाँ पर कुछ NGOs ही थे जो हमारे साथ बैकिंग लाइन में खड़े हुए थे कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी हम लोग उनको फ़ोन करते थे और हम उनका हमेशा शुक्रगुजार करते थे। मैं बोल रहा हूँ आज भी वो 8 साल गुजर गए मगर मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मुझ पर बुरा वक्त था और वो लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। तो वहाँ से जब मैं नांदेड़ वापस आया तो नांदेड़ वापस आने के बाद मैंने यही सोचा कि यार जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं। तो उन्हीं से हम लोगों ने प्रोत्साहन होकर यहाँ पे मैं कॉलेज लाइफ में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो फ्रेंड सर्कल में यही डिस्कशन हुआ कि यार वो लोग कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने नांदेड़ में एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसका नाम हैप्पी रखा, सिर्फ हैप्पी। तो उसका मकसद यही था कि हम लोगों को खुशियाँ बांटना है, दूसरा कुछ नहीं। तो पहला जो कैंप हुआ हमारा 26/11 जो लास्ट टाइम जो मुंबई में हादसा हुआ था उसको टारगेट करके हम लोगों ने पहला ब्लड डोनेशन कैंप देगलू नाके पर रखा था और रात में उसी का प्रोग्राम किया था हमने, जिसमें IPS जो थे डोईफोड़े सर, ये लोगों को हमने इनवाइट किया था और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने देगलू नाके के ऊपर मुस्लिम आबादी के अंदर रखा था। और वो जो लोग शहीद हुए थे मुंबई धरकर उसमें उनको हमने वो किया था, खिराज अकीदत पेश किया था। तो ये हैप्पी क्लब जो स्टार्ट करने का जो मकसद था कि किसी न किसी से अदर NGO से मोटिवेट होकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो वहाँ पे मुंबई में फर्स्ट टाइम जो मुझ पर बीती थी ब्लड डोनेशन की लाइन से, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नांदेड़ में बैठ के मुंबई में ब्लड डोनेशन करवाते हैं। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट वाला बात है। किसी से प्रेरणा लेके किया गया एक कार्य आज सिर्फ नांदेड़ शहर में नहीं बल्कि अगल बगल के कर्नाटक की, महाराष्ट्र की सीमाएं लांघकर कर्नाटक तक के इनका हैप्पी क्लब का काम पहुंचा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कोरोना के दौर में कितना भयानक मंजर था कि आदमी एक दूसरे को मिलना तो दूर, लाशों के ढेर लगे थे लेकिन कोई उसको चिता को अग्नि देने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में 300 जवानों ने हजारों से अधिक, और अगर किसी की ये इच्छा रहती थी कि मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार मेरे गांव में करना है तो कर्नाटक, महाराष्ट्र की बॉर्डर पार करके कर्नाटक में भी इन्होंने कई लोगों के अंतिम संस्कार किए। न धर्म देखा न जाति देखी, मुस्लिम रहा तो उसको दफन किया, हिंदू रहा तो उसको चिता को अग्नि दी। ये सब काम इन्होंने किए। सर इस दौरान आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, क्योंकि बहुत ही भयंकर वो मंजर था और जाहिर है आपको ये सब करते हुए आपके परिवार के चेहरे आपके सामने आते होंगे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे आपके सामने आते होंगे, बीवी का चेहरा आपके सामने होता, फिर भी जो हिम्मत आपने जुटाई, जो साहस आपने इस सब कामों में आया, वो कहाँ से आया, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और क्या अनुभव आपको इस दरम्यान आया? जब कोविड का जब नाम चल रहा था मीडिया के अंदर कि कोरोना ऐसी बीमारी है और वुहान से फैली, और मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इतना बता दिया गया था कि वो लोग डर के घर में से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। तो उस टाइम पर जब मुंबई में एक डेथ हुई थी कोविड के स्टार्ट में, एक मुस्लिम की डेथ हुई थी, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग की जो बता रहा हूँ, मुंबई में एक मुस्लिम की डेथ हुई जिसको घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नगर पालिका के जरिए उसको जला दिया गया और उसके बाद ऐसी दूसरे समाज के लोगों की डेथ होने लगी। मगर वो जब वहाँ की सारी चीज़ें होने लगी तो फिर हमको ये लगा कि यार अगर नांदेड़ में होती है तब क्या होगा, कि हर धर्म के हिसाब से उसका अंतिम विधि, जैसा इंसान जब जिंदगी भर जिस धर्म पे रह रहा है तो हम चाहते थे कि उसका जो अंतिम विधि है वो उसके धर्म के अनुसार हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब नांदेड़ में फर्स्ट पेशेंट निकला पॉजिटिव का तभी हम लोग अलर्ट हुए थे और हमने कहा था कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जब पीर बुरहान को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था तभी कमिश्नर साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि कंटेनमेंट जोन में हमको जाने की परमिशन दी जाए। मतलब हम लोग हमारे डिस्क के लिए जब भी तैयार थे कि कंटेनमेंट जोन में अगर भाजी पाला पहुंचाना है या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे पास एम्बुलेंस है, इमरजेंसी अगर किसी कोविड पेशेंट किसी कोई पॉजिटिव आता है उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो उसके लिए भी हम लोगों ने हमारा फ्रंट व्यू रखा था कि हम लोग एनी टाइम आपके लिए तैयार हैं। और उसके बाद रहमत नगर, मिल्लत नगर, ये साइड भी जब उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाया तो हम लोग अवेयरनेस का काम करने लगे कि लोगों को बताया कि आप लोग घर से बाहर मत निकलो, ये जो कंटेनमेंट बनाया गया है आपकी के फ़ायदे के लिए बनाया गया है कि मतलब जो कोई पॉजिटिव निकले आपके घर में कोई पॉजिटिव ना निकले, कि मतलब ये आपकी जो हद है उसको सीमित रखने के लिए हम लोग प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में काम किया। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमको तहसीलदार साहब ने बुलाए थे कि जब उनको राशन पहुंचाना था घरों के ऊपर, क्योंकि कंटेनमेंट में तो सारा चीज़ें बनती, तो उसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को हमने हमारी टीम दी थी कि हम लोग ये वॉलंटियर्स दे रहे हैं और आप इनको कार्ड इशू कीजिए, कंटेनमेंट जोन में काम करेंगे। तो जो राशन आ रहा था हम राशन घरों घर ले आके पहुँचाने का काम
हमारी पूरी टीम ने इसको किया। फिर जब फर्स्ट पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हुई तो प्रशासन के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि कौन करेगा। तब भी हम लोगों ने जाके अप्रोच हुए कि सर हमने हमारा पूरा ओल्ड जो था हमारा परफॉर्मर वो बताया कि हम लोग पिछले कई सालों से नांदेड़ में जितने लावारिस लोग मर रहे हैं उनकी अंतिम विधि का काम और उनके तदफीन का काम हम लोग पिछले 4-5 सालों से करते आ रहे हैं। और ये प्रशासन को भी मालूम था क्योंकि वो जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका की थी, तो वो नगर पालिका की जिम्मेदारी को जब से हम निभा रहे हैं तो उनको पता था। तो उन्होंने हमको इस चीज़ के लिए अलाउ किया। उन्होंने कहा कि आपको सभी समाज के जो मृत्यु डेड बॉडीज़ है उनका अंतिम संस्कार करना है। तो इसमें हम लोगों ने उनको साफ तौर पे कहा कि भाई हम लोग इसके लिए तैयार हैं, मगर उसमें एक सवाल हमने और आगे का रखा कि हम लोग उसको ले जाकर वहाँ पर रख देंगे, मगर आगे का जो कार्य है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, और एक नॉन मुस्लिम की अंतिम विधि किस तरीके से की जाती है ये हमारे लिए सवाल था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो सर कि जो इंसान जिसका डेथ हुई है या तो उसको दफनाया जाए, अगर जलाया जाना चाहिए तो उसके लिए आपको हमको नगर पालिका का या फिर कोई उनके समाज में का एक आदमी देना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बात रखी, मगर फर्स्ट स्टार्टिंग जब था तो कोई आने को तैयार नहीं था, ना कोई इसके अंदर नज़दीक आने को तैयार था। मगर फर्स्ट जब हमने डेड बॉडी की, उसके बाद सेकंड डेड बॉडी भी मुस्लिम की थी, सेलू की लेडीज़ पेशेंट थी। उस टाइम पर भी बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हुए, तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने अंतिम विधि की। मगर जब हम करने लगे तो लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस आने लगा कि अगर सेफ्टी प्रिकॉशन सारी चीज़ें रखने के बाद अगर ये सारी चीज़ें की जाती है तो पॉजिटिव होने से बहुत दूर हम लोग रह सकते हैं। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग अग्नि देने के लिए कम से कम, और उनके जो भी मंत्र और ग्रंथ रहते हैं वो पढ़ने के लिए एक नॉन मुस्लिम को किसी को अपॉइंट करें जिसके लिए ये सारी चीज़ें आसानी हो। तो वो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट की। मगर फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली मेम्बर जो शुरू में नहीं आना चाह रहे थे, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अवेयरनेस के बाद उनको लगा कि नहीं यार, जब मुस्लिम लोग यहाँ पर आ सकते तो फिर हम क्यों नहीं। लास्ट टाइम इससे पहले जब शुरुआत थी गोवर्धन घाट में बहुत सारे लोग एम्बुलेंस के सामने सो गए कि हम यहाँ पे अग्नि नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे कोविड डेड बॉडीज़ को यहाँ पे जलाने नहीं देंगे, हमारे लोगों को खतरा है, ये सारी चीज़ें। उस टाइम पे डीवाईएसपी साहब ने बहुत अच्छा जुमला कहा था जो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार यहाँ जब मुस्लिम लोग आके कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों रोक लगा रहे हो। तो ये एक बात थी कि जो वो लोग भी मानने पे तैयार हो गए कि नहीं यार, जब ये लोग इतनी दूर से आके कर रहे हैं तो फिर हम कौन होते रोकने वाले। तो एक पॉजिटिव वे गया। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखो सर, जो डेड बॉडीज जहाँ उनका ये है अंतिम संस्कार होना है, जैसा कोई सड़कों में करना चाह रहे हैं, कोई अपने अपने समाज के हिसाब से कहीं करना चाह रहे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर पूरा लोड एक तरफ ना डालते हुए उनको परमिशन दी जाए कि अलग अलग जगह करने के लिए, मतलब हमारी टीम तैयार है। और जब फर्स्ट डेड बॉडीज़ को हमने किया था तब हमने उनके सामने ये भी बात रखी थी कि अगर आपको ये डेड बॉडी के बाद अगर हमारी टीम जो 5 लोग उतरे हैं डेड बॉडीज़ के लिए अंतिम संस्कार के लिए, तदफीन के लिए, तो अगर आप इनको होम क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन भी करते हैं 15 दिन के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमने फ्रंट व्यू पहले ही रख दिया था कि अगर आपके प्रोटोकॉल में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम 50 लोगों की टीम देने के लिए तैयार है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा खासा मैन पावर है और हमारी सारी टीम मेम्बर्स पहले से ही तैयार थे। मगर हमने स्टार्ट में सिर्फ 5 ही लोगों को हमने फ्रंट पर रखा था ताकि ये लोग काम करते रहे, और अगर इसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर हम नेक्स्ट 5 को इसमें उतारेंगे। तो ये अच्छा खासा हमारा इसमें काम हुआ। ये हो गई शुरुआत की बात। मगर जब धीरे धीरे काम बढ़ता गया, डेथ रेशो बढ़ता गया, जब 40-40, 50-50 डेड बॉडीज आने लगी, तो उस टाइम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और उसमें हम लोगों ने प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर दफन हो रही है खबरस्तान में तो खबरस्तान कम पड़ रहा है, क्योंकि जेसीबी से खोद रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी खबरें बन जा रही हैं। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि जो डेड बॉडीज जहाँ की है अगर वो उनके गाँव ले जाके अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, मतलब हो तो ऐसा रहा था कि कोई डेड बॉडीज जो थी वो अगर देगलूर की है और देगलूर की डेड बॉडीज़ को नांदेड़ में जलाया जा रहा है या फिर दफनाया जा रहा है, तो उसकी तो इच्छा थी कि वो अपने गांव में या फिर उसके घर के पास या उसके खेत में उसको दफन किया जाए या जलाया जाए। मगर उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। एक लावारिस की तरीके से नांदेड़ के अंदर जहाँ पे उसका कोई वारस नहीं, जहाँ पे उसका कोई पूछने वाला नहीं, और उस टाइम पे लॉकडाउन था ना, उनके रिश्तेदार यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने उस पर रिक्वेस्ट की थी कि सर ये चीज़ के लिए परमिशन दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया और डेड बॉडीज़ को जो है वहाँ के लिए अप्रूव किया। ये दूसरी बात हो गई। मगर ये सारी चीज़ें जब हो रही थी और हम लोग जब डेड बॉडीज़ लेके जा रहे थे या फिर वहाँ से होने के बाद वापस आ रहे थे, लास्ट टाइम रमज़ान का महीना गुजरा, हम लोग रोज़े से थे, रोज़े में होने के बावजूद हम लोगों ने ये सारे काम को किया। मगर जब वापसी में हम लोग आते और हमको रोज़ा छोड़ने का या इफ्तार करने का वक्त आता तो हमको पानी बोतल देने के लिए कोई तैयार नहीं था।
हमको ये तक चीज़ें हम लोगों को सामने देखने में है और बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस हमको देखने में है। हमने एक जगह एक भाई को ज़बरदस्ती करके हम लोगों ने उसको साथ ले गए कि चल भाई तू अंतिम विधि में हमारा साथ दे, अग्नि दे। वो पहले तो आने के लिए तैयार नहीं था, फिर हम लोगों के समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो, क्योंकि उसके गाँव में अंतिम विधि कर रहे थे और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों का करना ज़रूरी था। तो वो ज़बरदस्ती आया, इतना बड़ा लकड़ी उठाया और ऐसा दूर से फेंक के लगा। तो हम लोगों को तकलीफ हुई कि यार कोई रिस्पेक्ट वाली चीज़ जो है, मतलब बचपन से जो बाप अपने हाथों से लाड़ प्यार से खिलाता पिलाता सारी चीज़ें करता, और जब आखिरी टाइम आया तो उसके ऊपर लकड़ी ज़ोर से फेंक रहे हैं, तो मतलब मुझे वो चीज़ बुरी लगी। तो मैंने उनको समझाया अभी कि देखो ये चीज़ नहीं है, आप सेफ्टी में हैं, जर्म्स भी जो आएंगे वो आपके बॉडी के ऊपर नहीं आएंगे, डायरेक्ट पीपी किट्स पे आएंगे। हम लोगों ने उसको फिर डबल पीपी किट पहनाई, पीपी किट के ऊपर फिर डबल पीपी किट पहनाई, फिर उसको नज़दीक लेके गए, तब वो चीज़ उसको समझ में उसने अंतिम विधि किया, सारी चीज़ें। मतलब बहुत सारे दौर से हम लोग गुजरे और दुआ करते हैं कि ये टाइप का जो बीमारी है और इस टाइप का जो दौर है, अल्लाह कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि इसमें जो ऐसा था सगे रिश्तेदार नज़दीक आने को तैयार नहीं थे, जो पॉजिटिव हो रहा था उसके आजू बाजू वाले आने को तैयार नहीं थे। लास्ट टाइम कल्याणकर साहब का हमको फ़ोन आया, जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि उनके घर के पास एक घर में ही डेथ हुई है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वो 15-20 दिन पहले पॉजिटिव रिकवर होकर आया था, हालांकि उसकी बीमारी हो गई थी, नेगेटिव था, तब भी उसको घर से उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। तब हम लोगों ने जाके बैग में डालकर एम्बुलेंस के ज़रिए उसको शमशान घाट पहुँचा, फिर वहाँ पे उनके घर वालों ने उसकी अंतिम विधि की। मतलब ये जो दौर हमने जो करीब से देखा है, मतलब बहुत नज़दीक से जाके देखे, तो घर वाले जो उनकी बीवी थी, जो उनके बच्चे थे, वो लोग भी नज़दीक आने को तैयार थे। हाँ, पैसा कितना भी देने के लिए तैयार थे। वो बोल रहे थे तुमको कितना पैसा होना, बोला हम बोले भाई हमको पैसा मत दो, तुम सिर्फ सामने आओ। हम जो चाह रहे थे कि जो डर था बीमारी के अंदर बैठा हुआ, वो डर से ही मतलब आधे से ज़्यादा लोग डर से मर रहे थे। तो हम लोग उनको यही कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है फ्रंट पे आओ, काम करो और अपनी जो पिताजी की या फिर माता जी की जो अंतिम विधि है वो आप अपने हाथों से करो। हम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी में इसका अच्छा खासा हम लोगों ने अवेयरनेस लाया है और अच्छा खासा हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ से उनके साथ उठना मिलना जुलना है, तो उन्होंने अच्छा खासा अवेयरनेस लाया है। उनके एक 2 मेंबर को हम लोगों ने अंतिम विधि में साथ में लिया है। तो हम चाह रहे थे कि भाई अदर कम्युनिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ों को साथ में हो। सिख कम्युनिटी में भी हम लोगों ने उनके सिख कम्युनिटी के लोगों को समझाया, ये सारी चीज़ों की बात की, तो वो लोग भी मान गए, वो लोग भी अंतिम विधि करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद फिर नगर पालिका के भी कुछ कर्मचारियों को वो लोगों ने ट्रेनिंग की है, समझाए कि हैप्पी क्लब वाले अभी तक पॉजिटिव नहीं आए, फिर आप क्यों नहीं आए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर हम लोगों ने 1000 से ऊपर मैयतों का अंतिम संस्कार किया, तदफीन का काम किया, मगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बच्चा ना उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई पॉजिटिव नहीं आया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट समझा जाए, या फिर अल्लाह की तरफ से हम लोगों को देन है कि जो हम ये काम कर रहे थे ये बीमारी हमको छू नहीं पाई। ये ऊपर वाली की देन है। और ये जो अंतिम विधि अभी तदफीनें जो हुई, इनकी पेरेंट्स की बोलो या फिर इनके रिश्तेदारों की जो है हमको जो दुआ लगी, बस वो दुआ हमारे लिए प्रोटेक्शन का और कोविड शील्ड का काम कर रही थी। अकेला चला था मैं तो जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। शुरू में सिर्फ 5 लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार के लिए एक कदम आगे उठाया, फिर धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और 1000 से भी अधिक अंतिम संस्कार हैप्पी क्लब की तरफ से किए गए। जब बेटा बाप को न पहचाने, हर धर्म में, धर्म चाहे कोई भी हो, आरती को कांदा देना सबसे सवाब का, सबसे पुण्य का काम समझा जाता है। लेकिन ये बीमारी का डर इस तरह से फैला हुआ था कि इस पुण्य का काम करने के लिए भी कोई आगे ना आए। आपने ये जो काम किया है बहुत ही मतलब तारीफ़ काबिल है। जितना आपका समाज की ओर से एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया आपका जितना थैंक यू कहा जाए उतना कम है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हैप्पी क्लब की आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए आपके क्या कुछ उद्देश्य क्या है, कुछ गोल क्या है, कुछ इंस्टेंट प्रोग्राम्स क्या है समाज के लिए या पेशेंट्स के लिए? आपके गोल्स या इंस्टेंट प्रोग्राम्स क्या है जो आप चलाने वाले हैं? कोविड का जो 1.5 साल का जो वक्त गुजरा हमारे सामने से, हमको पूरी ज़िंदगी में मुझे उतना सीखने का मौका नहीं मिला या ना मिलेगा जितना मुझे 1.5 सालों में सीखने का मौका मिला। बात एम्बुलेंस की, जब भाई हम लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं थी, तहजीब फाउंडेशन वालों ने हम लोगों को एम्बुलेंस डोनेट की। और जब हम लोग मैदान में आए तब देखा कि एक HRCTC कराने के लिए 3000-4000 रुपये एम्बुलेंस वाले दे रहे हैं। पहले तो वो लोग कोविड से परेशान है क्योंकि उनके घर में कोविड का पेशेंट है। दूसरा जो है उनके रिश्तेदारों से परेशान है कि उनका रिश्तेदार कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है।
तीसरा जो है उनके जो जहाँ वो पेशेंट रहता है उसके आजू बाजू वाले सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है, कोई खाना भेजने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग खुद होम आइसोलेशन में है। तो ऐसे पेशेंट के लिए वो लोग मतलब जो चारों तरफ से लावारिस हो जाए उसके लिए भी जो एम्बुलेंस का जो दौर गुजरा हमारे पास, तो उसमें ये लोगों ने 3,000 4,000 रुपये वसूल किए और डेड बॉडीज़ को जब एक गांव से दूसरे गांव ले जाना था या फिर पेशेंट को शिफ्ट करना था तो डबल से अधिक चार्ज लिया। नांदेड़ से हैदराबाद जो हम लोग 6,000 7,000 रुपये में हम लोग हमारी एम्बुलेंस जो पेशेंट भेजते थे ऑक्सीजन सिलेंडर पे, वो लोग 50,000 60,000 रुपये ऑटो लगा कर सिर्फ हैदराबाद शिफ्ट कर रहे थे। तो ये दौर भी हमको सामने आया कि कमाने वालों ने बहुत कमाया, हम लोगों ने कमाया, मगर हम लोगों ने सिर्फ नेकियां कमाई हैं और लोगों की दुआएं कमाई हैं। बस हम लोग यही चीज़ को मोटो बना के हम लोगों ने नांदेड़ के अंदर बहुत जल्द कुछ दिनों के अंदर बाइक एम्बुलेंस नांदेड़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि वो बाइक एम्बुलेंस नांदेड़ में फ्री रहेगी, किसी पेशेंट से कोई भी किस्म का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो बाइक एम्बुलेंस आसानी से किसी भी महल्ले में किसी भी स्लम बस्ती में आसानी से पहुंच जाएगी। और प्रॉब्लम ये था कि एम्बुलेंस जो है, जो 4 व्हीलर एम्बुलेंस जो होती है वो स्लम एरियाज़ में और छोटे छोटे गलियों में जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पेश होती है और इसीलिए हम लोगों ने इसी को कंसेप्ट बना के हम लोगों ने नांदेड़ में बाइक एम्बुलेंस को लाने के लिए सोचा था और हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस नांदेड़ में ला ली है। और इंशाल्लाह इस संडे को बाइक एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन होगा और इसके ज़रिए से हम लोग दूसरी और 2-3 हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम लोगों ने कोविड वॉरियर्स के नाम से हम लोगों ने हैदराबाद में जो पानी का दवाखाना है, पानी की टाकी का दवाखाना है नगर पालिका का, वहाँ पे हमने वाटर प्लांट बिठाया है फिल्टर वाटर का, जो उसको भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और वो हमने कोविड वॉरियर्स के नाम से, हैप्पी क्लब कोरोना वॉरियर्स के नाम से हम लोगों ने लगाया है, ताकि बीमारी तो चले जाएगी मगर हमारा जो किया हुआ काम है वो बाकी रहे। इस वजह से हम लोगों ने उसको एक निशानी के तौर पे वाटर प्लांट हम लोगों ने वहाँ पे लगाया है, उसका भी इनॉग्रेशन करना है। इसके साथ साथ जो है हम लोग नांदेड़ में रोटी बैंक स्टार्ट करने वाले हैं। ये अभी स्टार्ट करना था मगर कोविड डबल से स्टार्ट हो गया और हमको लग रहा था कि हमारा काम बढ़ेगा, इसलिए हम लोगों ने उसको अभी रोक दिया। फिर डबल से हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं ये कोविड की जो डेल्टा प्लस की जो वेव है ये ख़त्म हो जाने के बाद। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो नांदेड़ में हम लोगों को स्टार्ट करनी है। और हम लोग आज तक जितने भी प्रोग्राम्स लिए वो यूनिक प्रोग्राम्स थे। 5 साल पहले हम लोगों ने कपड़ा बैंक स्टार्ट किया था मगर हमारे पास इनॉग्रेशन का सिस्टम नहीं है, हम लोग सोचते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग किसी चीज़ के इनॉग्रेशन के लिए सोच रहे हैं, वो है बाइक एम्बुलेंस। वो भी इसीलिए सोच रहे हैं कि ये नया कंसेप्ट है, लोगों के जहन में आना चाहिए और बहुत सारे अदर सिटीज़ में जहाँ पर बाइक एम्बुलेंस नहीं है तो वहाँ पर भी बाइक एम्बुलेंसेस स्टार्ट होनी चाहिए। दुनिया की आबादी तो बहुत बढ़ गई लेकिन इंसानों की संख्या कम हुई। 2 पैरों पे चलने वाले को आप आदमी कह सकते हो, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है हम लोग सिर्फ उसी को इंसान कह सकते हैं। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आगे आकर समाज हित के लिए जो काम करे, ऐसे कुछ क्रांतिकारी युवा, उनसे हैप्पी क्लब के एक टीम मेंबर शोएब भाई से हमने बातचीत की। आने वाले समय में हम हैप्पी क्लब के और मेंबर से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे और दुआ करेंगे कि इस देश में इस तरह से जाति, धर्म, पंथ, इन सब दायरों को लांघ करके सिर्फ समाज के लिए और उसके हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाले युवा तेज़ी से हैप्पी क्लब को ज्वाइन हो। इस दुआ के साथ, इस सदिच्छा के साथ आपके आने वाले सभी प्रोग्राम्स को मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के एडिटर इन चीफ संगमेश्वर लांडगे, गणेश शिंदे और सारी टीम की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन